हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ। सॉरी फॉर डिले कि आपकी क्लासेस है जो कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, बट अभी जो कल से नवरात्रि है तो नई शुरुआत भी होने वाली है। तो वैसे ही चैनल पर भी आपको नई नई क्लासों के साथ साथ नए नए शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है जो बताई जाएंगी कि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ANM का पेपर है जो ओपन कर रखा है। अभी बात करें कि वैकेंसी कहाँ पर है ANM की, मैम क्यों ANM पर अभी फोकस कर रही हैं, तो मैं बता दूं कि अभी अपकमिंग टाइम में पेपर त्रिपुरा के हैं जो आई थिंक फॉर्म में फिलअप हो चुके हैं, जो सिलेबस है वो भी आ गया है। तो ANM वाले जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके लिए भी मैं आपको श्योरिटी पेपर्स की इसलिए दे सकती हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, बट आपको एक बार पूरे पुराने पेपर्स भी रिवाइज करने हैं। त्रिपुरा में तो अभी तक है जो मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तक कभी भी ANM के लिए पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया। ये फर्स्ट टाइम है कि जब त्रिपुरा के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आपको त्रिपुरा के ANM और MPHW के पेपर्स तो कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है जो त्रिपुरा के CHO के पेपर बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, एक बार NHM ने भी लिया था, तो 4 या 5 पेपर हैं जो त्रिपुरा के हुए थे, जो बुक है उसमें मैंने उनको ऐड कर दिया है। अब क्या त्रिपुरा वाले और क्या पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर जो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे इसमें टोटल हम 85 क्वेश्चन हैं जो नर्सिंग वाले कवर करने वाले हैं। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर जो लोग त्रिपुरा का पेपर दे रहे हैं मैं उनको एक बार 2 मिनट में सिलेबस समझा देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे क्या है, देन आफ्टर हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो वेबसाइट है यहाँ पर, ये त्रिपुरा की वेबसाइट से मैंने ANM का सिलेबस है जो निकाला है। अब मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा का जो लोग ANM एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो यदि अदर स्टेट वाले भी ANM का पेपर दे रहे हैं तो आपको इन्हीं सब में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और बहुत जल्दी अभी जब तक जो ANM की बुक नहीं आई है उसके लिए अभी आपको 20 दिन या 25 दिन का टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। रेलवे की जो बुक मैंने आपसे एज एन प्रॉमिस किया था, तो आपको 10 अक्टूबर से रेलवे की बुक है जो ऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी प्रिंटिंग में है, मे बी 5-6 दिन में आ जाएंगी। तो आप लोग जो रेलवे की तैयारी के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, रेलवे का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कम उसमें आपको कि आप जो बुक है 10-12 दिन में ही रिवाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक गाइड बनाई गई है जो कि ऑलरेडी रेडी होके प्रिंटिंग में चली गई है, वो आपको विदिन 1 वीक में अवेलेबल हो जाएगी। वैसे ही जैसे मैं आपको ANM की यदि बात कर रही हूँ तो ANM की बुक पर भी काम चल रहा है। यही रीज़न था कि आपकी टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी जो PDF वाला मटेरियल है वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन योर डिमांड कि आपको प्रिंटिंग में दिक्कत होती है, तो इसीलिए अब जो भी मटेरियल होगा वो आपको एज ए नोट्स कुछ भी होगा यदि मेरे पास अवेलेबल, तो PDF में PDF तो रहेंगी ही, साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि आपको हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करवा पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस को ABCDEF सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और एज एन आप लोगों की डिमांड के हिसाब से जैसे जैसे यहाँ पर ABCDEF करके दिया गया है, मैं आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों के क्वेश्चंस भी जो बुक आ रही है ANM की उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अभी ANM की बुक आने में हो सकता है 20 दिन या 25 दिन का समय लग जाए, इसीलिए आप अभी जब तक ANM के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको लेके पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपने यदि 20-22 पेपर सॉल्व किए तो आपके 2200 क्वेश्चन है जो कवर हो जाएंगे। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। तो यहाँ पर आपके लिए जो सिलेबस में क्या कहा गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, हेल्थ प्रॉब्लम, पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, डायनामिक ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, कम्युनिटी मेथड, मीडिया, काउंसलिंग एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि जो लोग ANM का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैम ने चैनल पर जो CHO की प्रीवियस क्लासेस ली हैं, क्या वो ये पढ़ सकते हैं, या फिर मैम ने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पे क्लासेस ली हैं वो पढ़ सकते हैं। आप ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्थ प्रमोशन में आपका न्यूट्रिशन, एनाटमी, बेसिक एनाटमी, आपका न्यूट्रिशन, और यहाँ पर आपका जो ये कह सकते हैं हम कि आपने
जो भी पढ़ा हुआ है आपका प्रिवेंशन, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे जितने भी प्रिवेंशन वगैरह पढ़े हुए हैं वो सब आपके हेल्थ प्रमोशन में आ जाएंगे। क्लियर? कि आप मेंटल हेल्थ को लेके किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन की बात की जाए, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे है जो मैनेजमेंट किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। किसमें? हेल्थ केयर। अब प्राइमरी हेल्थ केयर आपको 15 मार्क्स का आना है, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है? प्राइमरी हेल्थ केयर में आपकी कम्युनिटी कवर होगी। कम्युनिटी मैंने इसलिए यहाँ पे कहा कि कम्युनिटी में जितनी भी बेसिक समस्याएं होती हैं, ANM वालों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके तो स्टिचिंग वगैरह करनी नहीं है, उनको बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए हर एक चीज़ को लेके। प्राइमरी हेल्थ केयर में आपकी बेसिक आएंगे, जितनी भी जो भी डिसीज़ है कैसे हो रही हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं, यदि होती हैं तो मैनेज कैसे करेंगे। तो अब आपके पूरी बॉडी के सिस्टम यहाँ पे कवर होंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़ कवर होंगी, फर्स्ट एड आपका यहाँ पे हो जाएगा, डॉग बाइट हो गया या फिर केमिकल बर्न हो गया, ये सब टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर में। फिर यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने जितना 18 महीने के जो आपने अपना डिप्लोमा लिया है उसमें पढ़ा है, उसी में से आपको आना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपकी पीडियाट्रिक आती है, तो पीडियाट्रिक में आपका काम क्या होता है? बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, इन्फेंट कितना वजन है, किस उम्र के बच्चे किस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह, ये सब आपके कवर हो जाएंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको एडोलेसेंट के बारे में भी पढ़ लेना है थोड़ा सा, कि 10 साल से 19 साल तक के कहलाएंगे। गर्ल्स में उस 10 साल से 19 साल जो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है ना, केयर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, तो यहाँ पर क्या क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम वगैरह आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगी। क्लियर? क्या प्रॉब्लम होती है, बॉडी क्या फेस करती है, वो सब चीज़ें। मिडवाइफरी में आपका क्या होगा? मिडवाइफरी में मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर आपका, फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल, तो इन चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो डले हैं, तो आप उनको देख सकते हैं उन क्लासेस को। फीटस और प्लेसेंटा, फीटस जो डेवलपमेंट है वो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी कितनी ANC विजिट करनी है, यदि घर में प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है तो कितनी विजिट होंगी, नॉर्मल लेबर किस तरीके से होंगी, स्टेज क्या होंगी, परपीरियम पीरियड क्या होगा, यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कौन कौन सी आएंगी इसमें, यदि जो यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को लेके, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब आता है आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे हो रही है कि आप यहाँ पे क्या पढ़ लें। तो यहाँ पे देखिए, सब सेंटर, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पे अब आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको जो हेल्थ सेक्टर से रिलेट करते हुए, मतलब कि सब सेंटर कितनी जगह में है, वहाँ का स्टाफिंग पैटर्न, CHC का स्टाफिंग पैटर्न, कितनी पॉपुलेशन सब सेंटर को कवर करेगी, सब सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, और जो NHM प्रोग्राम हो रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए और क्यों किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब जो सिलेबस आपका मैंने दिखाया 85 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है यहाँ पे ANM के लिए, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 85 MCQs आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर, जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग यदि जो मेडिकल एंड नर्सेज आपकी कंप्लीट गाइड आई है, क्योंकि त्रिपुरा का पेपर इंग्लिश फॉर्मेट में होना है, जो मेडिकल एंड नर्सेज आपकी न्यू बुक आई है वो बुक आपके लिए रामबाण होगी। क्यों मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, लेना आपका ना लेना आपकी मर्जी, मैं आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि जो CHO के सिलेबस में आप क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ते हैं, हेल्थ प्रमोशन पढ़ते हैं, CHN भी पढ़ते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, मिडवाइफरी पढ़ते हैं, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ तक का जो पार्ट E है, E तक का तो 99% आपका उस बुक से कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पेपर्स के अलावा, जो बुक है उसमें पेपर्स के अलावा आपको मॉडल पेपर्स भी दिए गए हैं जो बेस्ड ऑन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और प्राइमरी हेल्थ केयर पर बेस्ड हैं। क्लियर? अब आपका जो लास्ट में बचता है, तो इसमें मैं आपको एक सेपरेट क्लास में बता दूंगी। जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उनसे रिलेट करते क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, और आपको यदि कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए और जिनको लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में
वैकेंसीज आएंगी कहाँ के लिए? त्रिपुरा के लिए। तो यस, बिल्कुल आएंगी। त्रिपुरा में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आने के चांसेस हैं जो 200% हैं। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ये पेपर भी टोटल 85 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ANM के। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। आई होप मैंने आपको बोर ना किया हो सिलेबस समझाने में। तो यहाँ पर ये देखिए, अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से रहने वाले हैं। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है क्या? यस। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, क्योंकि शुरू के जो 15 क्वेश्चन हैं मैथ, रीजनिंग, GK GS के हैं, जो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम है उनको नर्सिंग वाले कंटेंट ज़्यादा चाहिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर त्रिपुरा वालों के लिए बस हो, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। जो भी लोग, चाहे ANM का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, CHO का है, NHM का, कोई सा भी दे रहे हो, क्योंकि पूरा यहाँ पर नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग कुछ भी नहीं है। और जो लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं आप बुक को ऑर्डर। अभी दोनों जगह ऑफर चल रहा है आपके लिए, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट विल डेवलप एट द एज ऑफ। ये आपकी कौन सी थ्योरी यहाँ पे आ जाती है? ये कौन सी थ्योरी यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल हो रही है? एरिक्सन की थ्योरी। क्या है? एरिक्सन की थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन की। इसमें कहा है कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट किस एज में डेवलप होता है। यहाँ पर जो एज ग्रुप डिवाइड किया जाता है ऑप्शन में क्या है? 12 ईयर, 15 ईयर, 10 ईयर या फिर 1 to 3 ईयर। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के, क्या है? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के जो साइकोलॉजिकल स्टेज होती हैं, पहली स्टेज होती है 0 to 1 ईयर। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी, याद रखें, और इन्फेंट भी इसको हम कह सकते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या होगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यदि आपको ये पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे इसलिए नोट डाउन कर दिया है। दूसरी होती है 1 to 3 ईयर की स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं? टोडलर। क्या कहते हैं? टोडलर। इस एज में बच्चे इतने ज़्यादा जिद्दी टाइप के होते हैं कि कुछ पूछो ही मत। और यहाँ पर जो स्टेज दी गई है वो वही है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। क्लियर? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका आंसर किससे मैच हो रहा है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे मैं बाकी की स्टेज भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज आती है कौन सी होगी? 3 to 6 ईयर की। कौन सी? 3 to 6 ईयर। 3 to 6 ईयर के बच्चे क्या कहलाते हैं? प्री स्कूलर। प्री स्कूलर, प्री स्कूलर भी कह सकते हैं आप इनको, या फिर प्ले एज वाले, जो LKG UKG और नर्सरी वाले होते हैं वो। इस एज में क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या होगा? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आती है स्कूल एज 7 to 11 के लिए। 7 to 11 ईयर वाले क्या कहलाते हैं? स्कूल एज वाले। स्कूल एज वाले, स्कूल एज वालों में क्या देखने को मिलता है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ पे यदि स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप लोग जो सुधार लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करते जा रही हूँ। लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट होती है फिर एडोलेसेंस, जो हमने WHO के अकॉर्डिंग कितनी पढ़ी है? 10 to 19 ईयर। लेकिन यहाँ पर जब हम 7 से 11 को स्कूल एज मान रहे हैं तो यहाँ पे इनकी 12 to 18, या फिर आपको यदि डायरेक्ट कह दें कि एडोलेसेंस एज में क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो क्या होगा? वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। क्या होगा? आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। फिर आपकी आती है अर्ली एडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो जो मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में इतनी ही आती हैं आपको। तो यहाँ पे सेम एंड डाउट पूछे तो किस एज में डेवलप होता है? वो होती है 1 से 3 साल की स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं? टोडलर ग्रुप। सबसे ज़्यादा यदि बच्चे अड़ियल टाइप के और जिद करते हैं तो एक यही एज होती है।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन बाय फर्स्ट एडर इन केस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। यदि किसी का सिर फूट जाए, स्कल फ्रैक्चर हो जाए, स्कल बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, तो यहाँ पर एज अ फर्स्ट एडर आपको क्या नहीं करना है। ऑप्शन में है, प्लेस द कॉन्शियस कैजुअलिटी इन अ हाफ सिटिंग पोजिशन विथ सपोर्ट, प्लग द डिस्चार्ज अकरिंग फ्रॉम द ईयर, पीरियोडिक चेकअप फॉर ब्रीदिंग रेट, पल्स रिस्पॉन्सिवनेस, या फिर रिससिटेशन इफ ब्रीदिंग स्टॉप। क्या आपको नहीं करना है एज अ फर्स्ट एडर। जब भी स्कल फ्रैक्चर की कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, प्लग द डिस्चार्ज अकरिंग फ्रॉम द ईयर। यहाँ पर आपको ये करना है, पीरियोडिक चेकअप करना है, हार्ट रेट, पल्स रेट और ब्रीदिंग रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। रिससिनेट करना है पर्सन को, यदि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है तो क्या करना है, रिससिटेशन करना है। लेकिन यहाँ पर पर्सन को कॉन्शियस कैजुअलिटी इन हाफ सिटिंग पोजीशन विथ सपोर्ट, यहाँ पे आपको नहीं करना है, लाई डाउन करवाना है। यदि आप हाफ सिटिंग सपोर्ट में बिठाते हैं, मरीज को और ज़्यादा प्रॉब्लम है जो हो सकती है। क्या है, हाफ सिटिंग सपोर्ट में मरीज का आईसीपी इंक्रीज होगा और वो बेहोश भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी, आईसीपी बस बढ़ना नहीं। यदि स्कल फ्रैक्चर का केस है तो यहाँ पर क्या नहीं करना है, प्लेस द कॉन्शियस कैजुअलिटी इन अ हाफ सिटिंग पोजीशन विथ अ सपोर्ट। नेक्स्ट इज, अ क्लाइंट आस्क यू टू एक्सप्लेन वायरसेस, which of the following statement would be true and therefore best to include in your answer। तो यदि यहाँ पे आपका क्लाइंट पूछता है, सॉरी आपको आई होप कि ये विजिबल हो गया होगा, यदि आपका क्लाइंट पूछता है वायरस के बारे में, क्या है, वायरस के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है जो क्या सही होगा। वायरस आर द मोस्ट कॉमनली एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन, वायरस आर कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वायरस मस्ट एंटर इनटू लिविंग सेल्स टू रिप्रोड्यूस, या फिर कैंडिडा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस। अब यहाँ पे आप बताइए सही क्या होगा वायरस के बारे में। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन, वायरस अकेले नहीं है, बैक्टीरिया भी है इसके लिए, तो ये तो नहीं आपका होगा। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वायरस नहीं होते हैं, जनरली बैक्टीरिया होते हैं गट्स फ्लोरा के लिए। अब यहाँ पर कैंडिडा, तो ये तो फंगई है, तो ये वायरस होगा नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही होगा कि वायरस है जो लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस होने के लिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होने के लिए एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वायरस मस्ट एंटर इनटू लिविंग सेल्स। बैक्टीरिया हैं जो डेड बॉडीज में भी पनपते हैं, मैं बता दूं आपको, लेकिन वायरस जो डेड बॉडीज होती हैं उनमें उनका इफेक्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वायरस है लिविंग सेल्स में क्यों जाते हैं, रिप्रोड्यूस होने के लिए। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर अ फोर्सेप्स डिलीवरी एक्सेप्ट, सभी केस में फोर्सेप्स डिलीवरी जरूरी है किसी एक को छोड़कर। ओएस शुड नॉट बी डायलेटेड, ओएस का मतलब है सर्वाइकल ओएस, मेम्ब्रेन शुड बी रप्चर्ड, नो सीपीडी मतलब नो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ओके ये कॉम्प्लिकेशन है, यूरिनरी ब्लैडर शुड बी एम्प्टीड। फोर्सेप्स डिलीवरी सब केस में की जाती है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन ना हो, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। क्या यूरिनरी ब्लैडर है जो एम्प्टी होना चाहिए। फोर्सेप्स डिलीवरी आप कब करेंगे, जब सर्विक्स डायलेट होने के बाद बेबी का जो हेड है थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा, जब तो आप उस पर वैक्यूम कप लगा पाएंगे, फोर्सेप्स से होल्ड कर पाएंगे उस हेड को। तो यहाँ पर जब यदि सर्वाइकल ओस डायलेट ही नहीं होगी, क्या है सर्वाइकल ओस डायलेट नहीं है, तो यहाँ पे फोर्सेप्स डिलीवरी तो मुश्किल ही है, नामुमकिन होगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ओएस शुड नॉट बी डायलेटेड। ओएस डायलेटेड होता है यदि यहाँ पे तो फोर्सेप्स डिलीवरी पॉसिबल थी, लेकिन सर्वाइकल ओस है जो क्लोज है तो फोर्सेप्स डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं होगी। आया समझ में कि यदि फोर्सेप्स डिलीवरी आप कब कर पाएंगे, जब सर्विक्स का मुंह है जो खुला हुआ होगा, मुंह खुला होगा तो आप फोर्सेप्स के थ्रू बेबी के हेड को होल्ड करके बाहर निकाल भी सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन यदि सर्वाइकल ओस क्लोज होगा, डायलिटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे फोर्सेप्स डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन,
ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस आर साइमल्टेनियसली इन, किस प्रॉब्लम में जो रेसेस हैं साइमल्टेनियसली आते हैं? टाइफॉइड में, चिकन पॉक्स में, मीजल्स में या फिर स्मॉल पॉक्स में? किस में है जो रेसेस हैं क्या आते हैं साइमल्टेनियसली? तो यहाँ पर चिकन पॉक्स के रेसेस, जनरली चिकन पॉक्स के रेसेस आते हैं यहाँ पर किस तरीके से? क्लासिक साइन इनका क्या होता है? ईचिंग होगी आपको, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होंगे और स्कैब का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? ट्रंक पर। किस पे आएंगे? ट्रंक पर आएंगे। तो यहाँ पर जो इसके रेसेस आते हैं सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? चेस्ट के यहाँ पर, ट्रंक पर। तो यहाँ पर जो स्टेज पूछी गई है, ऑल स्टेजेस हैं रेसेस की, धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो यहाँ पे वो कौन सी होंगी? वो होगा यहाँ पे आपका चिकन पॉक्स। क्या होगा? चिकन पॉक्स। नेक्स्ट वन, अब यदि यहाँ पे आपको पूछा जाए, अभी हाल फिलहाल में लेप्रोसी है जो एरेडिकेट हो गई है जॉर्डन से, WHO ने जॉर्डन जो कंट्री है वहाँ को लेप्रोसी मुक्त है जो कंसीडर किया है, लेप्रोसी मुक्त है जो कंसीडर किया है, वहाँ पे एक भी केस नहीं बचा है। तो अब आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ये शहर, बहुत ही इजीली आप आंसर है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, मीजल्स का पूछे यदि आपको तो कॉप्लेक स्पॉट से याद रखें आप। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू फीवर यूजुअली इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन। दिस पैटर्न ऑफ अकरेंस ऑफ डेंगू फीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो यदि डेंगू फीवर है, क्या है? डेंगू है, तो जनरली जो बारिश ख़त्म होने वाला सीजन होता है, जैसे बेंगलोर में एवरी ईयर है जो आफ्टर जून के बाद से लेके अक्टूबर तक सभी हॉस्पिटल में डेंगू के बहुत केस देखने को मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, देन फिर बारिश, फिर धूप, तो मच्छरों को पनपने के लिए अच्छा है, जो ब्रीडिंग के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है, क्यों? क्योंकि पानी जमा होता है, डेंगू के मच्छर साफ़ सुथरे पानी में ब्रीडिंग करेंगे, अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न है रेनी सीजन के एंड में, जो पैटर्न पर रेनी सीजन की जगह कोई और भी सीजन कहते हैं कि डेंगू के केस हैं जो आफ्टर रेनी सीजन के बाद है जो ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सा पैटर्न है? एपिडेमिक, साइक्लिकल वेरिएशन, स्पोरेडिक या फिर सेक्युलर? यहाँ पर ये कहलाएगा साइक्लिकल, क्योंकि सीजन वाइज यहाँ पे बात की जा रही है। कैसे? सीजनल टाइप बात की जा रही है कि जो वेदर है अकॉर्डिंग टू मॉनसून के वेदर के है जो यहाँ पर जो चीज़ पूछी गई है वो क्या होगी? यहाँ पर साइक्लिकल वेरिएशन। नेक्स्ट वन, द सेपरेशन ऑफ अ पर्सन विथ इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। पर्सन का इन्फेक्शियस डिसीज वाले पर्सन से दूर रखना क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, टर्मिनेशन या फिर प्रोड्रोमल? तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? इन्फेक्शियस डिसीज वाला पर्सन है उसको सेपरेट रखना अदर से। ये हम खूब हुए हैं, आइसोलेट कितना हुए हैं कोविड में। इंक्यूबेशन को तो मतलब होता है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंट्री किया उसके बाद जो हमारे शरीर में लक्षण दिखाए वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइसोलेशन। क्या होगा? आइसोलेशन। नेक्स्ट वन, टैब वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट। तो टैब वैक्सीन किसके अगेंस्ट यूज की जाती है? पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या फिर टाइफॉइड? यहाँ पे आप लोग भी दीजिए आंसर। पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया और टिटनस के लिए DPT दी जाती है, पोलियो के लिए ओरल पोलियो दी जाती है। अब यहाँ पे है आपकी क्या? टैब वैक्सीन। क्या है? टैब वैक्सीन जनरली यूज़ की जाती है जिसको हम Tdap वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। तो यहाँ पर TAB वैक्सीन किसके लिए हो जाएगी? होगी टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या होता है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब आप ऑप्शन देखिए, कंफ्यूज ना होइए। पहले ऑप्शन में है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एजेंट, दूसरे में एक्वायर्ड सोशल
हेल्थ एजेंट, तीसरे में है आपको एक्रेडिटेड सोसाइटी हेल्पिंग एजेंट, या फिर आपको नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नन ऑफ दी अबव। अब आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो होगा यहाँ पर आपका इस तरीके से, जो फुल फॉर्म होता है आशा का वो क्या होता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा, तो कोलेरा किसके थ्रू होता है, विब्रियो कोलेरा, स्टेफाइड कोकाई, क्लोस्ट्रीडियम या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पर कोलेरा राइस वाटर स्टूल, इसका क्लासिकल साइन क्या होता है, राइस वाटर स्टूल क्लासिकल साइन है कोलेरा का। जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है इसके लिए वो क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। गंदा खाना पीना पानी से फैलेगा पीने के कारण, गंदा खाना पीना खाने पीने से, तो यहाँ पर क्या होगा, कोलेरा। क्लियर। नेक्स्ट वन, टेट्रासाइक्लिन यदि अवेलेबल ना हो तो इसके प्लेस पे डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, यदि ऑप्शन में टेट्रासाइक्लिन ना आए तो आप डॉक्सीसाइक्लिन यदि हो तो उसको मार्क कर सकते हैं, और एज अ प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर भी इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप दी गई हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी जो नया पैटर्न है अलग अलग जगह एग्जाम का, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आपका क्या आएगा, असेसमेंट, मतलब कि 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर असेसमेंट के बाद आपका क्या होगा, डायग्नोसिस। क्लियर। फिर आपकी क्या होगी, प्लानिंग, फिर आपका होगा इम्प्लीमेंटेशन, क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, इवालुएशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2 1 3 4 5। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 2 1 3 4 5, 3 4 5, वो है आपका सी में, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 1 3 4 5। पहले नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करेंगे, दूसरे में डायग्नोसिस बनाएंगे, तीसरे में प्लान करेंगे कि कैसे स्टेप बाइज केयर देनी है, चौथे में जो प्लानिंग की हो उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट में जितनी भी केयर की उसका क्या रिजल्ट आया है वो चीज़ हम इवालुएट करेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन। नेक्स्ट वन इज, एज अ फिलोसफी प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर फिलोसफी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर कहाँ पर दी जाएगी, चाइल्ड क्लिनिक में, बेल बेबी क्लिनिक में, न्यूनेटल क्लिनिक में, या फिर पीडियाट्रिक केयर में, कहाँ पे है जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी, प्राइमरी हेल्थ केयर कहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, तो प्राइमरी हेल्थ केयर होगी बेल बेबी क्लिनिक में। कहाँ पर, बेल बेबी क्लिनिक, और अंडर 5 जो क्लिनिक पढ़ा है हमने वही है, अंडर 5 और बेल बेबी क्लिनिक में है जो प्राइमरी केयर अवेलेबल करवाई जाएगी। नेक्स्ट वन, योर असाइंड क्लाइंट सीम्स टू बी गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम हिज मदर when he complain of pain, the mother may encouraging which of the following type of gains। तो यहाँ पर your assigned client seems to be getting a lot of attention from his mother, जो आपका क्लाइंट है उसकी माँ उस पर्सन पे बहुत ध्यान दे रही है, मतलब जो भी पेशेंट है, नॉर्मल सी बात है, और वो कहता है कि उसको दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ उसको और ज़्यादा इनकरेज कर रही कि यहाँ दर्द हो रहा, भाई कहाँ दर्द हो रहा, बता बेटा कहाँ दर्द हो रहा, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक कौन सा गेन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, नार्सिस्टिक या फिर ईगो सेंट्रिक गेन। जो पर्सन खुद बता रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन माँ जब उसको उस चीज़ के लिए इनकरेज कर रही है, बार बार पूछ रही है, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी गेन। क्या होगा, सेकेंडरी गेन। नेक्स्ट वन, व्हेन वर्किंग एज अ लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स, you determine that your client scheduled for surgery does not understand the physician earlier explanation of the surgery. The client is asking many questions about the risk and seems worried.
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी द बेस्ट ऑन योर पार्ट। तो यदि एज अ वोकेशनल नर्स आपकी ड्यूटी लगी हुई है, किसी भी क्लाइंट की सर्जरी होने वाली शेड्यूल की गई है, डॉक्टर उसको समझा गए, लेकिन तब भी मरीज के मन में बहुत सारे जो थॉट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? क्विकली एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर रिस्क टू द क्लाइंट, कैंसिल द सर्जरी, आस्क योर सुपरवाइजर रजिस्टर्ड नर्स टू एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर इट्स रिस्क, नोटिफाई द फिजिशियन। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको यदि किसी पर्सन की सर्जरी होनी है और मरीज को जो अपनी सर्जरी के बारे में, प्रोसीजर के बारे में डाउटफुल लग रहा है, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप रजिस्टर्ड नर्स की जगह जो फिजिशियन, जो डॉक्टर सर्जरी करने वाला है, उसको नोटिफाई कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर होगा क्या कि पर्सन की यदि उस दौरान सर्जरी कर दी जाती है तो एंजाइटी के साथ, यदि उसको एंजाइटी होगी, डर होगा, उसके वाइटल्स भी क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी भी सर्जरी के लिए इमरजेंसी में होती है बात अलग है, लेकिन जो प्री प्लान सर्जरी होती हैं उनमें साइकोलॉजिकली, मेंटली है जो रेडी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम थिंग करना है कि अपने जो फिजिशियन है, डॉक्टर साहब हैं, उनको जाके आप है जो बता दें कि मरीज भाई सर्जरी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, तो आप उसको फिर से उसके डाउट है जो क्लियर कीजिए। अगले क्वेश्चन को कहा गया है कि एंटी हेमरेजिक विटामिन दैट इज एसेंशियल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमने के लिए, ब्लड में जो कोआगुलेशन है, क्लॉट बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? एंटी हेमरेजिक विटामिन BDEK। सबको पता है विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है बच्चा जैसे ही पैदा होता है इंट्रामस्कुलर रूट से। कैसे? इंट्रामस्कुलर रूट से यदि 2 kg से ज़्यादा का है तो 1 ml, और यदि 2 kg से कम वजन का है तो 0.5 ml दिया जाता है IM। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट प्रूवन कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस? RPL, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। यहाँ पे टर्म ANM वालों को पता होने चाहिए। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए यहाँ पर प्रूवन कॉज कौन सा है? ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी, लिस्टीरिया, मोनोसाइटोजेंस एक्सपोजर, यूट्राइन एनोमलीज, पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। मैं आपको बता दूं कि अर्ली जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है उसके लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या है? क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मदर और फादर दोनों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? मोस्ट प्रूवन कॉज यही है, होता है पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। बार बार होना, प्रेगनेंसी का बार बार अबॉर्ट होना क्या कहलाता है? पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, जो मोस्ट कॉमन और साइंटिफिक प्रूव्ड रीज़न है, जो माना गया है कि प्रेगनेंसी कंसीव तो हो गई जैसे तैसे करके, लेकिन वो वायबल स्टेज तक नहीं जा पाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्या हो जाता है? अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो वो क्या है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु इज a chronic hepatitis B delivers vaginally at 39 weeks gestation. The baby should receive which of the following therapies on the first day of life? यदि chronic hepatitis B कैरियर वाली मदर है जिसने 39 वीक की जो जेस्टेशनल पीरियड है उसके बाद वेजाइनली, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू बच्चे को जन्म दिया है, तो बेबी के लिए कौन सी थेरेपी है जो की जाएगी? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, none of the above। तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए, क्योंकि माँ के अंदर हेपेटाइटिस बी पहले से प्रेजेंट था, तो वो बच्चे को भी हो सकता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए जो बच्चा होता है उसको HBIG के साथ साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन भी लगाना है। हेपेटाइटिस बी तो लगता है, लेकिन HBIG कब लगेगा? यदि मदर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी कैरियर है मदर, तो यहाँ पर क्या होगा? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है जो लगेगा। नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी कैन बी कन्फर्म्ड आफ्टर जो ट्विन प्रेगनेंसी, यदि जुड़वा बच्चे हैं, क्या है? जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो कब पता चलेगा? 15 वीक्स ऑनवर्ड, 16 वीक्स, 20 वीक्स या फिर 35 वीक्स में। तो जनरली दो जगह फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, तो जो कन्फर्मेटरी साइन वही कंसीडर किया जाता है। 2 सैक है जो दिखाई देंगी, USG होगी, तो यहाँ पर 15 हफ्ते के बाद ही हो पाएगा, 15 वीक्स के बाद। नेक्स्ट वन,
फॉर ऑल बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट 13 में कहा गया है फॉर ऑल बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट द एब्डोमेन व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ऑर्डर फॉर द नर्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग एग्जामिनेशन टेक्निक। अब यहाँ पे आपको 4 टेक्निक दी गई हैं जिसमें से आपको कहा गया है कि सभी बॉडी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं एक्सेप्ट द एब्डोमेन। कौन सी टेक्निक है जो यहाँ पर सीक्वेंस में आएगी? पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन या फिर परकशन। कौन सी टेक्निक है यहाँ पर फॉर ऑल बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट द एब्डोमेन के लिए? जो एक ऑर्डर आपको बताना है, सबसे पहले होगा इंस्पेक्शन, फिर होगा पाल्पेशन, फिर होगा परकशन और लास्ट इज़ द ऑस्कल्टेशन। अब यहाँ पे आप लोग इसमें बताइए कि कौन सा सही होगा। पहले क्या होगा? पहले होगा इंस्पेक्शन, चेक किया जाएगा, फिर होगा पाल्पेशन, मतलब जो भी ऑर्गन है वहाँ आपको पाल्पेट करके है जो टच करके चेक किया जाएगा, फिर आएगा आपका परकशन, लास्ट इज़ द ऑस्कल्टेशन। एक्सेप्ट द एब्डोमेन की बात की गई है तो वो आपका क्या होगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2, लास्ट इज द ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। तो न्यूबॉर्न की पल्स रेट कितनी होती है? 60 to 70 पर मिनट, 80 to 85 पर मिनट, 50 to 90 पर मिनट या फिर 120 to 140 पर मिनट। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी पल्स रेट ज़्यादा होती है। इवन जब जो फीटस यूट्रस में रहेंगे उस दौरान होती है कितनी? 120 to 160 तक। कितना होती है? 120 to 160। तो यदि जब न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी के बाद पल्स रेट पूछें तो कितनी होती है? 120 से 140। इससे कम है तो दिक्कत, इससे ज़्यादा है तो भी दिक्कत। नेक्स्ट वन, when the nurse completes the patient admission nursing database, the patient report that he does not have any allergies. Which acceptable medical abbreviation can be nurse use to document this finding? यदि कोई आपका पेशेंट है और एडमिशन के टाइम पे जो आपका मरीज आता है उससे पूछा जाता है कि कोई आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है, तब आप जो लिखेंगे वो क्या होता है? तो पर्सन कह देगा मुझे नहीं पता क्या है। यदि पर्सन कहता है कि ही डोंट हैव एनी एलर्जी और सी डोंट हैव एनी एलर्जी, तो आप क्या लिखेंगे? NKA। NKA का मतलब होता है नो नोन एलर्जीज। क्या होगा? नो नोन एलर्जी। इवन उसको भी पता नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? NKA। नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विथ मीजल्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यदि मीजल्स वाले बच्चे को आइसोलेट करके रखा जा रहा है तो किस लेवल का प्रिवेंशन होगा? मतलब कि मीजल्स ऑलरेडी बच्चे को हो चुका है, मीजल्स है जो ऑलरेडी बच्चे को हो चुका है, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपनाया जाएगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी तो होगा नहीं क्योंकि हो गया है ऑलरेडी उसको चाइल्ड विथ मीजल्स। तो यहाँ पर यदि हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सेकेंडरी लेवल। क्या होगा? सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या ये पेपर त्रिपुरा के सिलेबस से मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है पूरे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। और जो लोग यदि बुक ऑर्डर करना चाहते हैं बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अभी फ्लिपकार्ट पे भी ऑफर चल रहा है बुक में कुछ। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कहा जाता है? फ्यूनिस, फैलोपियन ट्यूब, यू कॉर्ड या फिर प्लेसेंटा। तो फैलोपियन ट्यूब को कहा जाता है क्या? ओविडक्ट। क्या कहते हैं हम? ओविडक्ट। फ्यूनिस और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? फ्यूनिस और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कहलाती है? सेम चीज़ है, जो कि 50 सेंटीमीटर तक लेंथ की रहती है। एक एवरेज बात की जा रही है। क्या कहलाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड? फ्यूनिस। फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो वो काम कौन करता है? प्लेसेंटा। अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसमें टोटल 3 वेन होती हैं, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। आर्टरी करती है आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि जो 1 वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। याद रखना है टोटल 3 है जो वेसल्स होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। नेक्स्ट वन,
What is the primary goal of diagnosis and treating gestational diabetes? फर्स्ट और प्राइमरी गोल क्या होगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़। यदि माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डायबिटीज़ डायग्नोसिस होती है, पहले से उसको नहीं है, तो वो कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, और आफ्टर द डिलीवरी अपने आप साइड अप हो जाती है। तो यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या होगा? टू प्रिवेंट कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, टू प्रिवेंट द मिसकैरेज, टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ फीटल मैक्रोसोमिया, या फिर टू इंड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन द ऑफस्प्रिंग। तो यदि माँ को डायबिटीज़ है तो अकॉर्डिंग टू एज पर ऑप्शन के मैक्रोसोमिया वाले बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्रोसोमिया तक तो जब बात जाएगी जब जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल जाएगी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ पर? पहले मिसकैरेज को प्रिवेंट करना, देन आफ्टर आप बच्चे को दूसरी प्रॉब्लम से है जो बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा, और जो ANM का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इसी तरीके से अब क्लासेस ली जाएंगी, NHM वालों के लिए भी और ANM वालों के लिए। सॉरी फॉर दैट कि 1-2 महीने से आपका प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाई, बट आज से मेरी गारंटी है कि आपको डेली 2 क्लास है जो ज़रूर होंगी। क्वेश्चन है आपको, इफ़ द नर्स फाउंड द न्यूबॉर्न विथ सीवियर एस्फेक्सिया, अपगार स्कोर है 4 to 6, द इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी है, अपगार स्कोर 4 to 6 है, मैक्सिमम 10 होता है, यदि 8 तक होता तब भी ठीक है, लेकिन 4 to 6 से एस्फेक्सिया की कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एस्पिरेट ओरल नेजल सीक्रेशन, एडमिनिस्टर, अरेंज एंडोट्रैकियल ट्यूब, स्टार्ट कार्डियक मसाज, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या आप करेंगे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह आपको आज की इस क्लास को लेके रह जाता है तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं, और जो लोग बुक या PDF मटेरियल लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।